दोस्तों, आपकी सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक इंसान है और वो इंसान आप स्वयं हैं। जिस भी नौकरी को, जिस भी पद पर आप आसीन होना चाहते हैं, उस पद तक पहुंचने के लिए आपको मात्र एक परीक्षा को क्रैक करना है और बस यही एक परीक्षा आपके सपनों को सच कर देगी, आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी और आपको एक बहुत ही प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करेगी। तो दोस्तों, अपने आप पर यकीन रखिए, अपने सपने पर विश्वास रखिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपके सपने सच जरूर होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रोज सुबह डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो अपलोड होता है चैनल पर, और इसमें हम डेली करंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिक जीके और जीएस के प्रश्नों को भी करते हैं डिस्कस। साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न की बैक हिस्ट्री को भी डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स की ई बुक, यानी कि जो पिछले महीने के करंट अफेयर्स होते हैं उसकी ई बुक भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो परीक्षाएं आगे होने वाली हैं उसके लिए आप क्विक रिवीजन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही शानदार। और पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी और पूरे वर्ष यानी कि 2021 में पूरे वर्ष इसका आयोजन होगा। और ये भी याद रखना कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 23 जनवरी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। तो 23 जनवरी को अब से यानी कि 2021 से प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कि किस ट्रेन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है, तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, यानी कि हावड़ा कालका मेल। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रेलवे मंत्रालय ने सराहनीय श्रद्धांजलि दी है। 18 जनवरी 1941 को अंग्रेजों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से जिस ट्रेन पर सवार होकर निकले थे, अब उस ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, अंग्रेजों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस ट्रेन से गए थे उसका नाम तब था 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस, ठीक है। देश की सबसे पुरानी ट्रेनों में शुमार कालका मेल का नाम अब केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने बदल दिया है। अब से यह ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानी जाएगी। रेलवे मंत्रालय ने कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो ये जरूर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक शाखा है, खेल वाली शाखा, जिसको नाम दिया गया है जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की शाखा जेएस स्पोर्ट ने किस खिलाड़ी के साथ हाल ही में एक अनुबंध पर साइन किया है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, यानी कि ऋषभ पंत के साथ ये करार हुआ है जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट का। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय जीत के नायक रहे स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट के साथ कई साल का करार किया है, जिसके तहत यह कंपनी इस क्रिकेटर के व्यावसायिक और विपणन अधिकारों को देखेगी। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट ने बुधवार को पंत के साथ अनुबंध करने की घोषणा की है। इसके पहले पंत कार्नर स्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े थे। कार्नर स्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से पंत की नाबाद 89 रन की पारी की मदद से भारत ने मंगलवार को 328 रन का लक्ष्य हासिल करके ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट में 3 विकेट से हराया था। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी बरकरार रखी। तो ये भी आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है, तो भारत ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी होती है फ्रेंड्स, इसमें 2 टीमें हिस्सा लेती हैं, एक तो भारत और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो ट्रॉफी है इसकी शुरुआत 96 से की गई थी, 1996 से। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स अधिकतर ओलंपिक खेलों, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़े खिलाड़ियों का काम देखता रहा है। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी सज्जन जिंदल के द्वारा 1982 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और आपके ऑप्शन है ये, और इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि सिंगापुर के साथ। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड 20 जनवरी को 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई थी। इस समझौते पर
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के उनके समकक्ष डॉक्टर एनजी इंग हेन ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले भी, और जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो लोग जान भी रहे होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है चौथी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में टॉप 15 में पाकिस्तान पहला देश बन गया है जिसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। एक्चुअली में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 2020 में कोविड-19 की वजह से युद्ध के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई, लेकिन अगर युद्ध के लिए कोई देश ज़्यादा तैयार रहा, यानी कि उसने युद्ध के लिए ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो पाकिस्तान है, बस युद्ध के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान ने 2020 की तुलना में 2021 में 5 अंकों का उछाल हासिल किया, यानी कि बहुत अधिक पैसा लगाया पाकिस्तान ने सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए। और इस सूची में प्रथम रहा अमेरिका, ऑलरेडी रहता है। दूसरे स्थान पर रूस है, ये भी है पहले से ही। तीसरे स्थान पर चीन है। ठीक है, चतुर्थ स्थान है भारत का। तो ये रैंकिंग जो है पहले से बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान आ गया है 10वें स्थान पर। पाकिस्तान ने इजराइल जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान लड़ने के लिए कितना व्याकुल हो रहा है। यह रैंकिंग 50 फैक्टर पर बनाई जाती है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। दोस्तों ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, ये कटिंग अगर आप ऐसे करंट अफेयर्स की जो कटिंग्स हैं देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसे जो है तमाम करंट अफेयर्स की जो कटिंग्स मिल जाएगी और इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी को भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया है। इसमें भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन बी। और आपको बता दें कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का ये दूसरा संस्करण है और इसे जारी किया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के द्वारा। ये भी याद रखना, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं कौन है? राजीव कुमार। ये क्योंकि एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको देख लेते हैं। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, और 10वें स्थान पर पंजाब। तो ये क्रम से आप देख सकते हैं। इसमें जो है क्या बताया गया है कि 4 ऑफ द 5 हाईएस्ट स्कोरिंग मेजर स्टेट्स इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आर फ्रॉम द साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना ये साउथ के राज्य हैं जो कि इस इंडेक्स में बेस्ट परफॉर्मिंग में है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो पेंटिंग है ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है और इसे बनाया गया था 1500 ईस्वी में। और इसे बनाया था किसने? देखो इस पेंटिंग का नाम है साल्वेटर मुंडी। साल्वेटर मुंडी, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होगी कि संसार के उद्धारक। और ये कौन है? ये है ईसा मसीह। ठीक है, तो इसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। ये पेंटिंग 2017 में चोरी हो गई थी, लेकिन 2021 में जाके मिली है। अब जाके मिली है, तब ये पता चला कि ये पेंटिंग चोरी हुई थी। इसकी चोरी होने का पता ही नहीं चला था। फिलहाल अब ये पेंटिंग चर्चा में आ गई है, तो इस पेंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साल्वेटर मुंडी नाम की ये पेंटिंग है, बनाया था इसको लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यह जो पेंटिंग है यह इतालवी पुनर्जागरण कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया 1500 शताब्दी का दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। पेंटिंग में यीशु को पुनर्जागरण की पोशाक में अपने दाहिने हाथ से क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो बायां हाथ है उसमें एक पारदर्शी क्रिस्टल है। और आपको ये बता दें कि यह चित्र आकाश के आकाशीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि ये जो प्रश्न है वो क्यों पूछा गया, तो दोस्तों बता दें आपको कि इतालवी पुलिस ने हाल ही में, यानी कि इटली की पुलिस ने हाल ही में साल्वेटर मुंडी की 16वीं शताब्दी की प्रति को बरामद किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट में विजेता देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था आपसे। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है यह एक टेस्ट सीरीज होती है और इसमें 2 टीमें हिस्सा लेती हैं। कौन कौन सी? भारत और ऑस्ट्रेलिया की।
और करंट ट्रॉफी होल्डर है इंडिया। इंडिया ने किसको हराया है भाई, दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है तो उसी को हराएगा। इसमें मोस्ट रन बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर के द्वारा और मोस्ट विकेट्स लिए गए हैं अनिल कुंबले के द्वारा और मोस्ट सक्सेसफुल रहा है इंडिया 9 बार। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना मताधिकार खो दिया है। बात यहाँ पर क्या हो रही है, क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किन देशों ने या कौन से देश ने अपना वोटिंग का जो राइट है उसको गंवा दिया है। सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी। ईरान के साथ 6 अन्य देश हैं, कुल मिला के 7 देश यहाँ पर ऐसे हैं जिन देशों ने अपना वोटिंग का जो अधिकार है उसको खो दिया है। कारण इसका क्या है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान सहित 6 अन्य देशों ने साधारण सभा में मताधिकार का अधिकार खो दिया है। उन्हें बकाया भुगतान न चुकाने के कारण वोटिंग के अधिकार से वंचित किया गया है। ईरान के अतिरिक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मतदान का अधिकार खो चुके अन्य देशों में हैं लीबिया, नाइजर, कांगो ब्राज़ील, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिम्बाब्वे और दक्षिणी सूडान। हालांकि 3 अन्य देशों जिसमें सोमालिया, कोमोरोस और साओ टोम और प्रिंसिपे हैं, इनको भुगतान न चुकाने के बावजूद मतदान की अनुमति होगी क्योंकि उन्होंने पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित किया है कि वे भुगतान करने में सक्षम हैं। निर्धारित आर्टिकल के तहत ऐसे सदस्य देश अगर 2 वर्षों तक अपने हिस्से का योगदान या उससे अधिक बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करते हैं तो वे महासभा में अपने मतदान के अधिकार को खो देते हैं। अब दोस्तों एक बात और भी याद रखना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होती है, ये जो इनकम का सोर्स होता है इसमें इकोनॉमिकली, वो अलग अलग कंट्रीज से उनका जो पार्टिसिपेशन होता है उसी के आधार पर होता है। सबसे अधिक धन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है अमेरिका के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 16.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि ये बकाया इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने उस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसकी वजह से वो ये भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। टू बिग टू फेल कैटेगरी में रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रखा है। तो ये जो फिनोमेना है इसको आपको ठीक से समझ लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बिग टू फेल कैटेगरी में रिजर्व बैंक ने रखा है HDFC, SBI और ICICI को, यानी कि सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यह बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार 19 जनवरी को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक का नाम ऐसे बड़े कर्जदाता बैंकों में शामिल है जो 2020 में भी घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों रिमेन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में बरकरार हैं। RBI ने कहा कि ये तीनों बैंक इतने बड़े हैं कि कभी डूब नहीं सकते, यानी कि टू बिग टू फेल। तो केंद्रीय बैंक ने DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की 2020 लिस्ट की घोषणा करते हुए मंगलवार को यह बात कही है और इस लिस्ट में शामिल होने वाले बैंकों पर RBI कड़ी नजर रखता है। इसका मकसद वित्तीय तंत्र को ढहने से बचाना होता है। रिजर्व बैंक साल 2015 से हर अगस्त में इस श्रेणी में आने वाले बैंकों के नाम जारी करता है। केंद्रीय बैंक हर बैंक को सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट स्कोर यानी कि SIC देता है जिसके आधार पर ऐसे बैंक को छांटा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी जो व्याख्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। अब आंसर करेंगे हम लोग क्विज नंबर 22 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर 2018 की रिपोर्ट में सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है। सही जवाब है आपका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिला जन्म का यहाँ पर दर्ज है। दूसरे स्थान पर आता है नागालैंड, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 965 महिलाओं का जन्म होता है, जबकि मणिपुर में 757 सबसे कम है, लक्षद्वीप में 839 है, दमन और द्वीप में 877 है, पंजाब में 896 है और गुजरात में भी 896 है। तो सबसे खराब लिंगानुपात कहाँ पर है, मणिपुर में है, ये आपको याद रखना है। और यह जो रिपोर्ट है यह भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा तैयार की जाती है। यह निष्कर्ष नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2018 की रिपोर्ट में सामने आया है। तो किन्हीं कारणों से आज नाम मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूं, तो बाकी जो नाम होंगे इस क्विज के लिए वो मैं मेंशन करूंगा आपको कल के वीडियो में।
अब बारी है क्विज नंबर 23 की। कौन सा आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था तथा वह एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था? आपके ऑप्शन है टाना भगत, कूका, पागलपंथी या रामोजी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।